नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी 2025 प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। प्रत्येक दिन 5 टॉपिक लाते हैं, 5 प्रश्न आप लोगों के साथ मिलकर के उसका समाधान करते हैं। एक प्रश्न आपको देते भी हैं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे रहे हैं और मैं लगातार देख रहा हूं आप में से अधिकांशता लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं। तो और थोड़ी सी कोशिश कीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। एपिसोड 24 तक हम पहुंच चुके हैं। सीधे आज के पहले टॉपिक पर चलते हैं। पहला टॉपिक क्या है, ध्यान से देखना है। हाल ही में टेकर्स नॉट मेकर्स उपनिवेशवाद की अन्यायपूर्ण गरीबी एवं अनर्जित धन संपत्ति नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? ध्यान दीजिएगा, इसको 3 स्टार लगाइए। जब भी रिपोर्ट्स वगैरह जो हो, संस्था वगैरह की, एजेंसी वगैरह का पूछा जाए तो उसको थोड़ा सा अलग उस टॉपिक को कर लीजिए, वहां पढ़ लीजिए, एक नजर एग्जाम से पहले भी दे के जाइएगा, क्योंकि पूरे प्रश्न पत्र में 1-2 प्रश्न ऐसा हो सकता है और कम मेहनत करके ये हो जाएगा। टेकर्स नॉट मेकर्स चर्चा में रहा भी है ये रिपोर्ट, ठीक है। यहां पर आपको किस संस्था द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है ये पूछा गया है। 4 यहां पर विकल्प आपको देख रहा है। देखिए, ये जो रिपोर्ट का शीर्षक आप देख रहे हैं ना, टेकर्स नॉट मेकर्स उपनिवेशवाद की अन्यायपूर्ण गरीबी एवं अनर्जित धन संपत्ति, दरअसल ये जो जारी किया गया है वह ब्रिटेन स्थित एक संस्था है, एक स्वतंत्र संस्था है और कह सकते हैं कि गैर सरकारी संस्था है, यानी कि एनजीओ जो कहते हैं उस टाइप का। और इस संस्था का नाम है ऑक्सफैम, यानी कि बी विकल्प के साथ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सफैम नाम के विषय में समझ लीजिए, वर्ष 1942 में ब्रिटेन में स्थापित ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फैमिन रिलीफ से इसको लिया गया है, ये ऑक्सफैम नाम, ठीक है। तो ये बी विकल्प के साथ आपको जाना पड़ेगा। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा देश इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते के मध्यस्थ देशों में शामिल नहीं है? ध्यान देना, पूछले शब्द पे गौर कीजिए और इसको 4 स्टार लगाइए। लगातार चर्चा में है, ट्रंप जब से आए हैं तब से और ज्यादा चर्चा में ये रह गया है। जैसा कि आप जानते हैं, 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था, हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया था। उसके बाद हमास के सैनिकों के द्वारा जो है जवाबी कार्रवाई लगातार किया गया और उस वक्त से ही ये पूरा मसला जो है उलझा हुआ है। तो लगातार कोशिश किया गया युद्ध विराम का, यानी कि सीज फायर का। डोनाल्ड ट्रंप जो 20 जनवरी को शपथ लेने वाले थे, उससे पहले उन्होंने 10-12 दिन पहले कहा था कि हमास को जितने भी बंधक ले गए हॉस्टेज को आप रिटर्न कर दो इजराइल को, नहीं तो पूरे मिडिल ईस्ट को हम नर्क बना देंगे। तो इसको लेकर के समझौता की बात की जा रही थी। मध्यस्थता करने के लिए कुछ देश आए थे, उसमें से एक देश तो बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम है कतर। कतर लगातार आजकल जो है विभिन्न मुद्दों पर समझौता करवा रहा है, ठीक है। तो कतर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कतर के इर्द गिर्द जो मैपिंग की स्टडी आप करते हैं ना, वो भी जरा आप कर लेना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कतर के अलावा इसमें जो और इसमें साथ रहा था वो क्या, कौन सा है? मिस्र, और मिस्र के साथ अमेरिका। तो ये 3 देश जो है मिलकर के करा रहे हैं। शामिल नहीं है तो जाहिर सी बात है चीन इसमें शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है वही इसका सही विकल्प हो जाएगा। कहा गया कि ये जो समझौता है 3 चरण में होगा, 3 फेज में, और इसमें आप जानते हैं कि 33-34 जो हॉस्टेज थे उसको रिटर्न किया गया है। बाकी की बात की जा रही है। इस तरह से ये चीजें हैं। चूंकि अब गाजा स्ट्रिप को लेकर के ट्रंप ने कहा कि हम भाई उस पर कंट्रोल ही कर लेंगे, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इसको तैयार करके जाइएगा। तीसरे पर आ जाए। चोल वंश। चोल वंश चर्चा में रहा है आजकल। चोल वंश से संबंधित सेम्बियन महादेवी के प्रमुख कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब यहां पर कहा गया है कि कितने कार्य, जो नए पैटर्न का जो विकल्प आता है वो है कितने कार्य महादेवी द्वारा करवाए गए हैं। यहां पर देखिए 4 कार्य के बारे में यहां पर आपको दिया गया है। सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो रानी सेम्बियन महादेवी है ना, दरअसल चोल राजा गंडरादित्य चोल की पत्नी के रूप में 1949 ईस्वी से लेकर के 1957 ईस्वी तक इन्होंने चोल साम्राज्य को संभाला। वहां की रानी रही और सम्राज्ञी रही, है ना, इन्होंने सत्ता संभाला है। तो 4 जो काम दिए जा रहे हैं जरा देखते हैं क्या क्या है। चोल राज्य तत्व के सिद्धांत के लिए लोकप्रिय समर्थन का निर्माण क्या इन्होंने किया? बिल्कुल इनके द्वारा ये किया गया, तो पहला तो सही हो गया। सैन्य अभियानों में समर्थन के लिए चोल राज्य में कर आधार का निर्माण किया था। बिल्कुल टैक्स बेस इन्होंने बनाया था, तो यह भी सही हो गया। चोल साम्राज्य की नौसेना, हाँ निश्चित तौर पर चोल साम्राज्य में आप जानते हैं नौसेना के विकास को लेकर के
काफी काम किया गया था, व्यापार कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो यह भी इनके द्वारा हुआ, यह भी सही हुआ। अनेक मंदिरों का चोल शैली में निर्माण और पुराने मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार भी कराया था। बहुत सारे मंदिर बनवाए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हुए, जैसे कुटरलम के विषय में आपने पढ़ा होगा। उसके अलावा आपने अनगुर एक मंदिर पड़ता है, यह भी आपने पढ़ा होगा। तो कई सारे मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराया, यानी कि ये भी सही है। तो पूछा गया कितने कार्य, चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, तो चारों सही होगा, एक दो सभी चार, डी के साथ आपको चलना पड़ेगा। सभी कार्य इनके द्वारा कराए गए। चोल वंश फिर से कह रहा हूं महत्वपूर्ण है ना, फिल्म भी वगैरह भी इस पर बना है, तो चर्चा में रह सकता है। इंडियन ग्रे वुल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी टॉपिक एनवायरमेंट से हो ना, छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कम से कम ऐसा देखा जाता है कि 15 से 18 प्रश्न यहां से आ जाता है। यानी कि प्रीलिम्स पास करना है, उस कयामत के दिन में अपना पटाखा फहराना है, तो आप एनवायरमेंट को छोड़ के नहीं जा सकते। 5 बार पढ़ जाइए पूरे करंट अफेयर्स को, और एनवायरमेंट में जनरली प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से आ रहा है। इसलिए जो भी टॉपिक होता है मैं बता दिया करता हूं कि ये एनवायरमेंट का, इसको मत छोड़िए, 5 स्टार लगाइए, ठीक है। यहां पूछा गया है कौन से कथन जो है सही है। दो है, ये दक्षिण एशिया में केवल भारत में पाए जाते हैं। इंडियन ग्रे वुल्फ के विषय में कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले इसके विषय में कुछ बात कर लेते हैं ताकि आप इसका जवाब समझ जाए। देखिए, इंडियन ग्रे वुल्फ जो है ना, इसको ग्रे वुल्फ की उप प्रजाति माना जाता है। किसकी? ग्रे वुल्फ की। इसका नाम इसलिए इंडियन ग्रे वुल्फ है। अब यहां पर एक चीज आपसे पूछा गया है, ये दक्षिण एशिया में क्या केवल भारत में है? जब ये शब्द हो ना ऐसे केवल जैसे, तो थोड़ा ठहरना है। देखिए, यहां पर इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये इंडिया में पाया जाता है। नाम भी तो तभी है इंडियन ग्रे वुल्फ। इतना मामला समझ में आ रहा है, लेकिन गलती से भी यहां गच्चा मत खाइएगा। यहां पर यह बात समझना है कि भारत में तो पाया ही जाता है, लेकिन जो दक्षिण पश्चिम एशिया है ना, उसके देशों में भी यह देखा गया है। तो दक्षिण पश्चिम एशिया के साथ भारत होना चाहिए, केवल है यहां पर, यानी कि जोर दे रहा है कि इंडियन ग्रे वुल्फ केवल भारत में है, बाकी देशों में नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, जितना मैंने जोर दिया आपको समझना है। जरा भाई गलती करेंगे समझने में, आप इसको सही मान के आएंगे। ये स्टेटमेंट लग भी रहा है सही, 90% ये सही है, केवल ये शब्द हटा दिया जाए तो सही हो जाएगा, समझना है। तो भारत में है, लेकिन बाकी पूछ दिया जाए तो दक्षिण पश्चिम एशिया के अन्य देशों में। और एक चीज और पूछ सकता है कि चलो भैया भारत में है तो भारत का इसका विस्तार बताओ। तो एक चीज और समझना है कि भारत के अगर इसकी विस्तार की बात करेंगे, कुछ राज्य की नाम बताता हूं, लिखते चलिए। राजस्थान एक हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी देखा गया, महाराष्ट्र में भी देखा गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहां तक में भी इसे देखा गया है। तो कुल मिलाकर के ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके विषय में कुछ जानकारी भी आपको दे दिया। अब यहां पर चलते हैं, ये IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी कि EN के रूप में श्रेणीबद्ध है। इसके विषय में समझिए। देखिए, IUCN की स्थिति की अगर बात करेंगे संरक्षण में, तो निश्चित तौर पर यह संकटग्रस्त स्थिति में EN में है। यह मामला निश्चित तौर पर बनता है। परिशिष्ट 1 में इसको शामिल किया गया है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है उसके तहत श्रेणीबद्ध है अनुसूची 1 में, ठीक है। तो यानी कि यह स्टेटमेंट सही हो गया। तो कुल मिलाकर के एक सही एक गलत। तो आपको कौन सा कथन सही? अच्छा, यहां यह नहीं पूछा गया है कि कितने कथन, कहा गया है कौन सा। अगर कितने होता तो ध्यान रखिए ये वाला सही हो जाता, कौन सा है तो ये वाला सही होगा विकल्प। आप देख रहे हैं कि जरा सा गलती करेंगे आप समझने में, जल्दीबाजी करेंगे एग्जाम हॉल में, तो आप सही सब कुछ करेंगे, गलत मार के आएंगे। सिर्फ यहां रहता है कितने, तो ये विकल्प होता, तो ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ केवल ऐसे शब्द होना जहां पे रुकना है प्रीलिम्स में GS में आपके पास समय की कमी नहीं रहेगा, तो हड़बड़ाना नहीं है। ये CSET के साथ होगा, GS में पर्याप्त समय रहता है, तो एकदम सोच समझ के काम करना है। चलिए 5वें पर आ जाए। ILO द्वारा जारी वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट में श्रम बल भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ILO का जारी किया गया है, इसको 4 स्टार लगा दीजिए, है ना, क्योंकि आ सकता है। अगर रिपोर्ट्स वगैरह मैंने कहा पढ़ लेने में कोई दिक्कत नहीं है, जरूर पढ़ के जाइए। तो सबसे पहले चीज समझ गए, ILO की बात किया गया है, जो वैश्विक रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट की बात की गई है, ये भी अपने आप में एक स्टेटमेंट है आपका। श्रम बल भागीदारी के संदर्भ में कहा गया है कुछ कथन पर विचार करना है, कौन से है और कथन सही है। ये सारा काम पहले ऐसे क्वेश्चन को देखना है। अब इस प्रश्न को थोड़ा ठंडे दिमाग से देखना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को लेकर के बात किया गया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO। इसने वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी किया है। कब का किया है? ये 2025, ठीक है।
अब इसके अनुसार कुछ बातें कही गई है, यहां पर देखिए 2-3 कीवर्ड को पकड़िए तब सही होगा। कहा गया है उच्च आय, जिनकी इनकम ज्यादा है, तो उच्च आय वाले जो देश हैं उसमें श्रम बल भागीदारी में कहा गया है कि क्या गिरावट आया है। एक स्टेटमेंट ठीक से, उच्च आय जिनके पास पैसा अधिक आ रहा है, इनकम ज्यादा हो रहा है, जहां पर ऐसे देशों में श्रम बल भागीदारी में क्या गिरावट आया है। दूसरा दूसरा कहा गया कि जो निम्न आय वाले हैं, जहां पर आमदनी कम है, ऐसे देशों के श्रम बल भागीदारी में क्या वृद्धि हुआ है। ये बातें हैं। अब एक बात समझ लीजिए, इसमें ना डिट्टो उल्टा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब समझ जाएंगे। देखिए, जो उच्च आय वाले देश होंगे, आप मुझे बताइए श्रम बल भागीदारी में क्या वहां गिरावट देखने को मिलेगा। गिरावट कहां देखने को मिलेगा। जो निम्न आय वाले देश होंगे वहां ना श्रम बल भागीदारी में गिरावट देखने को मिलेगा। इकोनॉमी पढ़ा है ना आपने, तो ये जरूरी नहीं है कि रिपोर्ट आपको पता रहेगा तभी आप इसका जवाब निकाल पाएंगे। नहीं, अगर आपने बेसिक इकोनॉमी पढ़ा है, स्टैटिक पोर्शन पढ़ा है, थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे तो जवाब आप दे लेंगे। ऐसे प्रश्न रहते हैं प्रीलिम्स में, 5 से 7 प्रश्न हर बार दिखेगा, जिसके लिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि पहले से पढ़ के जाना था। जितना आप पढ़ के गए बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, कॉमन सेंस से निकल सॉल्व होगा ऐसा प्रश्न। तो जाहिर सी बात है, उच्च आय वाले देशों में श्रम बल भागीदारी में गिरावट नहीं ही देखा जाएगा। निम्न आय वाले जो देश हैं उसमें श्रम बल भागीदारी में गिरावट आएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया भैया। दूसरे पर आते हैं। दूसरा कहता है कि निम्न आय वाले देशों में क्या श्रम बल भागीदारी में तेजी से वृद्धि हो रहा है। अब बताइए, ऐसा हो सकता है? संभावना क्या है? हो भी सकता है, लेकिन संभावना क्या है? कम है। इसके विपरीत अगर देखेंगे ना, तो जो उच्च आय वाले देश हैं, यहां पर निम्न आय कहा है, लेकिन जो उच्च आय वाले देश हैं वहां पर श्रम बल भागीदारी में देखा गया है कि लगातार वृद्धि हो रहा है। तो कुल मिलाकर के यहां पर निम्न और यहां पर उच्च होना चाहिए था, जैसा कि नहीं हुआ, तो यह भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस हिसाब से देखेंगे कौन से कथन सही है, तो दोनों ही गलत हो गया ना, तो डी, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, डी के साथ हम जाएंगे। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। अब इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था जो आपको पढ़ के जाना था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठंडे दिमाग से सोचना था, सॉल्व कर लेंगे। अगर एग्जाम हॉल में घबराने की स्थिति आ जाए, प्रश्न छोड़ के आगे निकल जाना है, फिर कुछ समय बाद लौट के आना है ऐसे प्रश्नों में, छोड़ के नहीं आना है ऐसे प्रश्नों को, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है, ये अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब मुझे इसका जवाब देंगे और 5 स्टार यहां लगाता हूं मैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सब इसका जवाब देंगे। इस टॉपिक को ठीक से पढ़ के आइएगा, मैं समझा दूंगा आगे। ठीक है, भारतीय मानक समय को लेकर के चर्चा हो रहा है देश में। कहा जा रहा है कि एक ही स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। पढ़ा है ना, अभी अभी न्यूज में आया है। तो 6 महीना पहले मतलब हुआ, अब एग्जाम होगा तो 6 महीना का समय रहेगा। प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है और एनवायरमेंट ज्योग्राफी वाले पोर्शन से प्रश्न रहता है, तो ध्यान रखना है। ये कहा गया है कि ये जो है कहां से, किस स्टेट से नहीं गुजरती है, ये आपको देखना है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उसके विषय में क्या जानते हैं, भारतीय मानक समय के विषय में लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ भी ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, दिलेरी से कमेंट बॉक्स में कहना है, मैं अगले दिन समझा दूंगा। समझ के जाना है चीजों को, है ना। तो चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। आप सबों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।